नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको हिंदुस्तान की ताकत की बात बताना चाहता हूं। दुनिया के बढ़ते हिंदुस्तान के सियासी बाहुबल की बात बताना चाहता हूं। बाली से सामने आ रही तस्वीरों के मायने समझाना चाहता हूं। बाली में प्रधानमंत्री मोदी चंद मिनटों के लिए दुनिया के दिग्गजों से मिले, जिसका संदेश काफी बड़ा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की जादू की झप्पी पूरी दुनिया ने देखा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात का बस 10 सेकंड का वीडियो दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। डिनर पार्टी के दौरान जिनपिंग से बस थोड़ी देर में मिले पीएम मोदी, इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। G20 समिट के मंच से आज पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाए, दुनिया की महाशक्तियों को शांति का संदेश दिया। बाली में भी मोदी मोदी का शोर सुनाई दिया। कैसे रहा बाली में G20 समिट का पहला दिन, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए हर तस्वीर दिखाऊंगा और इन तस्वीरों के सियासी मायने भी समझाऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता गया। कई देशों में अनाज की भारी कमी हो रही है। समाधान किसी के पास नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। G20 में भी सबसे बड़ा मुद्दा युद्ध का बना हुआ है। परमाणु युद्ध का डर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैसे G20 के मंच से रूस को घेरा है। पलटवार में कैसे रूस के जेलेंस्की को ही युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहा है। आज ये पूरी खबर आपको दिखाऊंगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की आबादी अलर्ट को लेकर खबर दिखाना चाहता हूं। बढ़ती आबादी देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज की तारीख का अलर्ट संयुक्त राष्ट्र ने दे दिया है। 15 नवंबर यानी आज के दिन दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई है। इससे पहले साल 2011 में दुनिया की आबादी 700 करोड़ हुई थी। 1998 में 600 करोड़, साल 1987 में 500 करोड़ का आंकड़ा दुनिया की आबादी ने टच किया था। आबादी के तेज रफ्तार की खबर भी राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इंडोनेशिया के शहर बाली से दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लगा है। 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया में G20 समिट का यह आखिरी 2 दिनों का बड़ा कार्यक्रम है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का यह शिखर सम्मेलन हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है। इस साल सम्मेलन में समापन समारोह इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान को सौंपेगा। हिंदुस्तान आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। इंडोनेशिया में इस वक्त दुनिया के 20 दमदार देशों के दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके साथ किस अंदाज में मिल रहा है, किस गर्मजोशी के साथ मिल रहा है, दिग्गजों की मुलाकात हो रही है, क्या बात हो रही है, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है। हर मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बाली में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग करीब आए, दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। G20 नेताओं के डिनर पार्टी के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग मिले। वैसे तो सामान्य शिष्टाचार वाली मुलाकात रही, इसके सियासी मायने पर मंथन जारी रहा। समिट के दौरान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात बेहद खास रही। दोनों दिग्गजों की मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है। जिस अंदाज में बाइडेन और मोदी मिले, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। दुनिया के 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर्स के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए जिस तेजी से आगे बढ़े, हर कोई हैरान रह गया। हॉल में बाइडेन की कुर्सी पीएम मोदी के बराबर में ही मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी से कुछ कदम दूर खड़े नजर आए। मोदी अपनी कुर्सी पीछे कर वहां से निकलते दिखाई दिए। तभी जो बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने उनके पास तेजी से चले आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जवाब में भारतीय पीएम ने भी उन्हें गले लगा लिया। बाली में दो बाहुबलियों की यह मुलाकात सबसे बड़ी खबर बन गई है। इस दौरान यहां हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। उनके बाद बाइडेन और पीएम मोदी के साथ बैठे दिखे। ग्लोबल समिट में मुलाकात की ऐसी तस्वीरें बेहद खास मानी जा रही हैं। दुनिया भर में ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि बाली में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की चर्चा है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दोनों बेफिक्री से बातें करते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात है। जिस संकट के दौर से ब्रिटेन गुजर रहा था, ऐसे मुश्किल दौर में एक भारतवासी ब्रिटेन की हालत सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है। यह हर हिंदुस्तानियों की गर्व की बात है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी के साथ ऋषि सुनक की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। दुनिया के लीडर्स के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री देखते बनती है। प्रधानमंत्री मोदी गर्मजोशी के साथ सबसे मिलते हैं, अपनेपन का एहसास कराते हैं। दुनिया की सियासत में दबदबा रखने वाले नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते हिंदुस्तान की पहचान को बुलंदी देती है, नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालापास के साथ किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। उनके करंट मुद्दों पर बातचीत भी हो रही है। तस्वीर आपके सामने है। बाली में बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने अफ्रीकी मित्र मैकी सेल से भी मिले। सेनेगल के राष्ट्रपति और अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन मैकी सेल के साथ पीएम मोदी की मुलाकात बहुत खास रही है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क अपने बेफिक्र अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको नीदरलैंड के पीएम मार्क की एक पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। ये वीडियो देखिए। सेब खाते हुए साइकिल से वोट डालने के लिए मार्क का रट, ये वीडियो बहुत खूब पसंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मार्क रट की अच्छी दोस्ती मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जनवरी में मार्क को चौथे कार्यकाल के लिए भी बधाई दी है। G20 जैसे ग्लोबल समिट में दुनिया के बड़े नेताओं की मुलाकात खास मानी जाती है। उनके आपस की बातचीत अलग अलग मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करती है। G20 की शुरुआत के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दुनिया की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी तस्वीर की है। ताइवान की तनातनी के बाद ये दोनों दिग्गजों की पहली मुलाकात है। बाली में दोनों मिले, बात हुई, गले शिकवे दूर हुए और इसका मौका भी मिला। दुनिया के बड़े राजनेताओं की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आप ये तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए। G20 शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लीसिन के लूंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से ऑफिशियल मुलाकात करेंगे या नहीं, अभी तक साफ नहीं है। अगर दोनों नेताओं के बीच बैठक होती है तो जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। इसी साल सितंबर में एससीओ की समिट के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात नहीं की। बाली में इस बार डिनर के मौके पर दोनों दिग्गज मिले। ये बात है
कुछ तो बर्फ पिघली है। देखना इस बार होगा कि दोनों के साथ मिलकर क्या बात करते हैं या नहीं बात करते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इंडोनेशिया में करीब 1 साल पहले G20 की अध्यक्षता संभाली की नारा दिया था, एक साथ उभरे, मजबूती के साथ उभरे। जो उस वक्त कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप की मार झेल रही दुनिया के लिए एकदम उपयुक्त था। अब मुद्दे बदल गए। इस साल सबको सबसे ज्यादा रूस यूक्रेन युद्ध परेशान कर रहा है। दुनिया गंभीर ऊर्जा और अन्न संकट का सामना कर रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तान जब अगले साल G20 की अध्यक्षता करेगा, हिंदुस्तान का जोर महात्मा बुद्ध और गांधी के विचारों पर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया है। इस बार G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी 3 अहम सूत्रों का हिस्सा लेंगे। ये अनाज, ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्वास्थ्य। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के नतीजों के नेताओं के साथ अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के एजेंडे को तय किए जाते हैं। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। शुरुआती सालों में G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और आर्थिक लक्ष्यों को लेकर देशों के बीच स्थापित करने की बातचीत हुई थी। इसका असर भी दिखा। आगे चलकर जैसे जैसे विश्व के मुद्दे बदले, G20 का एजेंडा भी बदलता गया। जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होने लगी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा युद्ध बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के व्यापार की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। दुनिया के कई देश गंभीर ऊर्जा संकट, अनाज की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। इनके साथ ही सभी देशों की सबसे बड़ी चिंता परमाणु युद्ध को लेकर है। रूस और यूक्रेन की तनातनी के परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि बाली में जुटे दुनिया के बाहुबलियों ने परमाणु युद्ध से तौबा किया, विश्व शांति को सबसे जरूरी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज G20 देशों की मीटिंग को संबोधित करते हुए यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर भी जोर दिया, दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए ही युद्ध का हल निकाला जा सकता है। पीएम मोदी ने यही बात दोहराई, युद्ध विराम पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तबाही देखी, तब से नेताओं ने उस संकट से निकलने के लिए गंभीर प्रयास किए थे, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अब हमारी बारी है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या तैयार किया हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बाली में G20 देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम मोदी के विचारों पर दुनिया के नेता मंथन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी के साथ पीएम मोदी ने युद्ध से पैदा हुई परेशानी की बात की है। इससे जुड़ी समस्याओं ने मिलकर दुनिया में तबाही मचा रखी है। आपूर्ति श्रृंखला बर्बाद हो गई, दुनिया में जरूरी सामान का संकट है, ये बताने के साथ कि पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। पीएम मोदी ने कहा कि हमें स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थान गंभीर मुद्दों पर असफल रहे हैं, हम उनमें से सभी को सुधार करने की जरूरत है। और यही वजह है कि आज दुनिया को G20 से उम्मीदें ज्यादा हैं। G20 समूह का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, G20 समिट में भाग लेने इंडोनेशिया पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी के समय निकालकर वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी उन्होंने मुलाकात की। बाली में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। इंडोनेशिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया, इस्तकबाल किया। उनकी खुशी देखते बन रही थी। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनों के बीच काफी ज्यादा सहज दिखे, बड़े ही आत्मीय अंदाज में उनके कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप सुनिए कैसे पीएम मोदी ने वहां के खास वाद्य यंत्र को खुद बजाया।
प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के सांस्कृतिक ऐतिहासिक रिश्तों की बात कही। इंडोनेशिया का हिंदुस्तान हजारों साल पुराना रिश्ता है। इंडोनेशिया ने आज भी हिंदुस्तानी परंपरा को जीवित रखा है। पीएम मोदी ने कहा, बाली में एक अलग प्रकार का माहौल है। हम ये माहौल अलग प्रकार की ऊर्जा देता है। भारत और इंडोनेशिया सुख दुख में साथी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी सुनवाना चाहता हूं। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। कई देशों में अनाज की भारी कमी हो रही है, समाधान किसी के पास नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि G20 में सबसे बड़ा मुद्दा युद्ध ही बना हुआ है। परमाणु युद्ध का डर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने G20 के मंच से रूस को घेरा है। G20 समिट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलेस्की मौजूद देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से अपील की है कि रूस पर युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के लिए कहें। पलटवार ने रूस ने जेलेस्की को ही युद्ध के लिए जिम्मेदार बता दिया है। महीनों से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच इंडोनेशिया के बाली में 20 देशों के शिखर सम्मेलन यानी G20 समिट की शुरुआत हो गई है। 17वें G20 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक समेत बाकी G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं।
सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं जो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया नहीं पहुंचे। पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 समिट में पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के समिट में नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध का होना माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन को डर था कि उन पर दुनिया के प्रमुख देशों के राष्ट्र अध्यक्ष का चल रहे युद्ध को समाप्त करने का दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते उन्होंने अपनी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजना सही समझा। मीडिया में तो ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई कि हत्या की आशंका के चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जेलेंस्की की G20 देशों से बड़ी अपील। बाली में चल रहे G20 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। जेलेंस्की ने G20 शिखर सम्मेलन में मौजूद देश के राष्ट्र अध्यक्षों से अपील की कि रूस पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाया जाए ताकि शांति स्थापित हो सके, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। जेलेंस्की ने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि अब वो समय है जब रूसी विनाशकारी युद्ध को रोका जाना चाहिए। यह हजारों लोगों की जान बचाएगा। अब दक्षिणी शहर खेरसान में रूस की हार के बाद शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने चाहिए। परमाणु हथियारों की धमकी का रूस ने सहारा लिया। इसने बीजिंग को भी असहज कर दिया है। परमाणु ब्लैकमेल के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। G19 रूस को छोड़कर ये स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट रूप से धन्यवाद। वहीं जेलेंस्की ने रूस से यूक्रेन में मौजूद अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने और यूक्रेनी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान न पहुंचाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता, क्षेत्र या स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। सभी यूक्रेनी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरों की आलोचना करने वाली चीन टिप्पणियों का भी स्वागत किया। व्हाइट हाउस ने G20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर इंडोनेशिया में बैठक के बाद कहा, दोनों नेताओं ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या खतरे के अपने विरोध को रेखांकित किया है। यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। ये वार्ता तुर्की की राजधानी अंकारा में अमेरिकी खुफिया संगठन CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूसी खुफिया संगठन की विदेश शाखा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन के बीच हुई। वार्ता में बर्न्स ने कहा कि यूक्रेन में रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो उसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। वार्ता से पहले ही बर्न्स ने स्पष्ट कर दिया था कि वो यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए किसी समझौते पर वार्ता नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने अनाज सौदे को बढ़ाने का आह्वान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र और टर्की के साथ अनाज सौदे के विस्तार को अनिश्चितकालीन करने का आह्वान किया, जो 19 नवंबर को समाप्त होगा। मालूम हो कि यूक्रेन दुनिया के शीर्ष अनाज उत्पादकों में एक है और जुलाई में सौदा होने तक रूसी आक्रमण ने इसके बंदरगाहों में 20 मिलियन टन अनाज को निर्यात करने पर रोक लगा दी है। जेलेंस्की ने अन्य बंदरगाहों पर विस्तार का आग्रह करते हुए कहा कि यूक्रेन का निर्यात अनाज पहले अनिश्चितकालीन विस्तार की हकदार है। युद्ध कब समाप्त होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेनी नेता ने रूस पर आने वाली सर्दियों से पहले प्रमुख बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों के अभियान के साथ ठंड को एक हथियार में बदलने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। यूक्रेन खेरसौन में कहीं खुशी कहीं गम। इस बीच यूक्रेन में रूसी सेना के पीछे हटने की खबर के कई आयाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ खेरसौन में खुशी का माहौल है, यूक्रेन के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन खेरसौन को लेकर रूस को घेरने में जुट गया है। खेरसौन की खौफनाक तस्वीरों को आधार बनाकर यूक्रेन रूस पर हमलावर है। असल में रूस की सरकारी मीडिया में ये खबर चल रही है कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपनी सेना को खेरसौन से पीछे हटने के लिए कहा है। इसकी जगह सेना को पूर्वी हिस्से में मोर्चा संभालने के आदेश जारी किए हैं। सर्गेई शोइगु ने कहा, हम इस समय अपने सैनिकों की जान बचाएंगे। सैनिकों को पश्चिमी इलाके में सक्रिय रखना जानलेवा साबित हो सकता है।
इससे अच्छा हम अपने सैनिकों को दूसरे इलाकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यूक्रेन को मिल गई बड़ी बढ़त? अब रूस के इस आदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ खेरसोन से रूसी सेना की वापसी के साथ ही यूक्रेन में कोई भी ऐसा इलाका नहीं रहेगा जहां पर उसके पास निर्णायक बढ़त रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट इसे यूक्रेन की एक बड़ी जीत भी मानते हैं और युद्ध के खत्म होने का संकेत। वैसे रूस के इस फैसले पर यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया जिससे समझा जा सके कि वो रूस के इस फैसले को किस नजरिए से देख रहा है। युद्ध के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान अब तक दोनों देशों को जान माल का भारी नुकसान हो चुका है। अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिले ने अनुमान लगाया कि युद्ध में रूस की सेना के मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। वहीं यूक्रेन की सेना को भी शायद इतना ही नुकसान झेलना पड़ा है। इसके साथ ही यूएस जनरल मार्क मिले ने बताया कि युद्ध के दौरान अब तक लगभग 40,000 यूक्रेनी नागरिक भी मारे गए हैं। हालांकि जनरल मार्क मिले ने न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक क्लब से बात करते हुए ये नहीं बताया कि उन्होंने ये आंकड़े कैसे जुटाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का G20 शिखर सम्मेलन में रूस पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाए जाने की अपील का क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या पुतिन पहले की तरह ही अपनी मनमानी चलाते रहेंगे या उन पर G20 समिट में युद्ध को रोकने वाले बयानों से फर्क पड़ेगा और हजारों लोगों की जान बचा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ड्रैगन एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में फंस गया है। दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहा चीन खुद कोरोना के आगे बेबस है। चीन से कोरोना संभाले नहीं संभल रहा है। एक बार फिर से चीन का कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीन ने पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है। राजधानी बीजिंग में भी ग्राफ तेजी से बढ़ा है। कोरोना संक्रमण के डर से चीन में लॉकडाउन लग गया है। चीन के लोग परेशान हैं, चीन के बिजनेसमैन परेशान हैं। एक तरफ चीन की शून्य कोविड नीति पर हंगामा, तो दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए कुछ लोग कोविड नीति को और सख्त करने की मांग कर रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग समेत देश के कई शहरों में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। लगातार देश के कई शहरों में रिकॉर्ड कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। चीन में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में कोरोना बुरी तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चीन में अप्रैल के बाद से सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,772 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी बीजिंग के मामले में भी एक साल से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब टॉप लीडरशिप ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए रणनीति बनाई है। देश में कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है और कई जगह लोगों को घरों से बाहर न आने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते परिवहन व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। बीजिंग में सोमवार को 407 नए कोरोना संक्रमित मिले। यह आंकड़ा एक दिन पहले 235 था। सेंट्रल चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब झेंगझोंग भी इस कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। झेंगझोंग में 2,981 नए मामले सामने आए हैं।
यही कारण है कि अब चीन अपनी कोविड नीतियों में किए जाने वाले हर समायोजन में बहुत सतर्क है। हालांकि इसकी शून्य कोविड नीति पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसने जनता को निराश किया है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। चीन कोविड प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकता। चीन की स्थानीय मीडिया ने सरकार से अब जीरो कोविड पॉलिसी की कड़ाई से पालन कराने की अपील की है। चीन के दैनिक समाचार अखबार पीपुल्स डेली ने अपने संपादकीय में लिखा कि उस पॉलिसी को जरूर लागू करना चाहिए जिसमें बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जरूरत होती है और जिन शहरों में कोरोना वायरस को खत्म करने की कोशिश में लाखों लोगों को लॉकडाउन के तहत रखा जाता है। वहीं रोग विशेषज्ञों ने समाचार एजेंसी को बताया कि चीन निकट भविष्य में अपने कोविड प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को कोरोना महामारी से निकलने में अभी और समय लग सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल के अंत तक इस पर लगाम लगाई जा सकती है। बीजिंग में प्रतिबंधों को किया गया कड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीजिंग के कुछ हिस्सों में कोविड-19 प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। सरकार ने एहतियात के तौर पर कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने चाओयांग जिले के कई क्षेत्रों को उच्च या मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया है। हालांकि राजधानी के अन्य हिस्सों में भी संक्रमण की सूचना है। लोगों को घरों में रहने के निर्देश। रिपोर्ट्स बता रही है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया और केवल डिलीवरी सेवाओं की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों को अपने समुदाय में रहने और व्यस्त समय में खरीदारी से बचने की आवश्यकता होती है। उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परीक्षण की संभावना है जहां कोविड-19 मामले सामने आए हैं। भारत के लगातार घट रहे कोरोना केस। वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए राहत की खबर है। देश में कोरोना संकट काफी कम हो गया है। पिछले कई दिनों से कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 474 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक की जान गई है। इससे पहले 14 नवंबर को देश में कोरोना संक्रमण के 547 नए मामले दर्ज किए गए थे और एक की मौत हुई थी। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,918 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 800 की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.79% पहुँच गया है। वहीं सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.02% शामिल है, जबकि डेली पॉजिटिविटी दर 1.59% रहा। पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS-CoV-2 वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के XBB सब वेरिएंट के कारण कुछ देशों में कोविड-19 संक्रमण की एक और लहर आने की चेतावनी दी थी। वहीं ये भी कहा गया कि अभी किसी भी देश से ऐसे आंकड़े नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि संक्रमण का ये नया वेरिएंट अधिक गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज दुनिया की आबादी ने 8 बिलियन यानी 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। यूनाइटेड नेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नए अनुमानों से पता चला है कि 2030 तक वैश्विक आबादी करीब 8.5 अरब तक पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 अरब
और साल 2021 तक 10.4 अरब होने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की गिनती के मुताबिक हिंदुस्तान साल 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा। आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन की आबादी 1.44 बिलियन और हिंदुस्तान की आबादी 1.39 बिलियन है। हिंदुस्तान और चीन दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। साल 1950 के बाद पहली बार ऐसा दौर आया जब जनसंख्या बढ़ाने की रफ्तार बेहद धीमी रही। साल 2020 में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर 1% से भी कम रही। पिछले कुछ दशकों में कई देशों में प्रजनन क्षमता की तेजी से गिरी गई है और विश्व की आबादी की 2/3 हिस्सा ऐसे इलाके में रहता जहां महिलाओं की जन्म दर 2.1% तक करीब है। 2/3 हिस्सा क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नए अनुमानों से पता चला है 61 देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कम होगी। दुनिया की आबादी को 60 से 8 अरब होने में 12 साल का वक्त लगा, लेकिन जब 8 अरब से इसे 9 अरब होने के करीब 15 साल का लंबा वक्त लगा। इससे पता चलता है कि दुनिया में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 61 देशों की आबादी में 2022 और 2050 के बीच 1% की कमी होने के अनुमान है। इसकी वजह प्रजनन क्षमता के निरंतर कमी आना है। कुछ मामलों में प्रवासी जीवन की मजबूरी को भी बताया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमानों से पता चला है कि भारत चीन का आबादी में अहम योगदान है। 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले दो क्षेत्र एशिया में हैं। इनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में 2.3 अरब और मध्य दक्षिण एशिया में 2.1 अरब जनसंख्या रहती है। दोनों क्षेत्रों में ज्यादा आबादी के कारण चीन और भारत है। चीन और भारत दोनों देशों की आबादी का अमूमन 1.4 अरब से ज्यादा है। 2050 तक दुनिया की आबादी में होने वाली बढ़ोतरी 8 देशों पर केंद्रित है। भारत, पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, तंजानिया और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमानों से यह पता चलता है कि मृत्यु दर में गिरावट भी बहुत तेजी से हो रही है। जनसंख्या वृद्धि आंशिक रूप से तब होती है जब मृत्यु दर में गिरावट होती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। 2019 की गणना के मुताबिक दुनिया की एवरेज मृत्यु दर 72.8 साल के 1990 के बाद से करीब इसमें 9 साल की बढ़ोतरी हुई है। ये 2050 तक करीब 77.2 साल पहुंच सकती है। यानी आने वाले वक्त में मृत्यु दर और कम हो जाएगी। इंसान की औसत आयु में बढ़ोतरी भी होगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कई सरकारें बहुत तेज होती दिखाई दे रही हैं।